2,500 बच्चे कुपोषण से मर गए, बच्चे स्कूल में नहीं जा सकते, वहाँ के किसान हैं उनका उपज मार्केट में नहीं जा सकती है, इलेक्ट्रिक की लाइन वहाँ नहीं गई, सब काम आपने रोक दिया फॉरेस्ट इन्वायरमेंट एक्ट के आधार पर। आपको इसका कुछ भी नहीं लगता आपको? तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ने कहा कि सर आई एम वेरी सॉरी, पर मुझे आपको जवाब देना है तो यही है कि आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। तो मनोहर जोशी जी आगतिक हो गया। तो एक कुलकर्णी करके कमिश्नर थे, वो भी बड़े सुसंस्कृत और अच्छे अधिकारी थे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा सर ये तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये ऐसे काम में मैं बहुत माहिर हूँ, तो एक काम करो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मुझे कोई चिंता नहीं क्या परिणाम होते हैं और मैं ये काम करूँगा। आपको संभव हुआ तो मेरे पीछे खड़े रहो, नहीं रहा तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा गया तो गया पद, चिंता नहीं। मैं गया। एक मर्चेंट नाम के दरियापुर में परतवाड़ा में रहते एक मुस्लिम अधिकारी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे। मैं राजदूत पर, उस समय राजदूत थी, उसमें पूरे जगह पर घूम कर आया, कोई रोड नहीं। तो मैंने कहा तुम एक फाइल तैयार करो और फाइल तैयार करने के बाद मंत्रालय में भेजो। वो ऐसे थे, बहुत अच्छे अधिकारी, अभी भी है वो फाइल मुंबई में आई और फिर आकर वो फॉरेस्ट के ओपिनियन, इसके ओपिनियन होने के बाद आई, वो मेरे पास आई और मैंने उसमें लिखा कि मानव अधिकार की दृष्टि से इन लोगों को गांव में जाने के लिए रोड नहीं है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक शोषण है और इसके लिए परमिशन नहीं देना गलत बात है। और इसलिए मैं मंत्री होने के नाते ये निर्णय देता हूँ कि एक्ट कुछ भी कहे, मैं ऐसे आदेश देता हूँ कि यह 450 गाँव में रोड बनने चाहिए और इसके बाद एक्ट के आधार पर कोई अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्सअप होगी तो मैं जब तक मंत्री हूँ तब तक और उसके बाद में भी ये व्यक्तिगत मेरी जिम्मेदारी होगी और उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूँगा। ये लिखकर मैंने तांबे करके, हमारे सेक्रेटरी थे, उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कि तुम साहब आपने ऐसे कैसे लिखा है। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक पेशावर नहीं हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। और मैं गया, क्या कहा वो मैं अब नहीं बताऊंगा फॉरेस्ट वालों के लिए क्योंकि वो ठीक नहीं होगा, पर मैंने 450 गांव में रोड बना दिया। और डॉक्टर अलेक्जेंडर हमारे गवर्नर थे, बहुत अच्छे संवेदनशील व्यक्ति थे, मैं उनको हेलीकॉप्टर से लेके गया उद्घाटन के लिए और वो पहले 5 गांव में जाने वाले थे, फिर वो 20 गांव में गए, 2 दिन वो चिखलदरा रुके थे और वो इतने खुश हुए। और फिर हाईकोर्ट में एक PIL भी हुई, तो कोर्ट ने कहा ये वायलेशन है, तो फिर डिपार्टमेंट आपको सरकारी अधिकारी बोल रहे थे एफिडेविट करना है, मेरा नाम लिखो, जो सज़ा करनी है कोर्ट को मुझे करने दो क्योंकि इट्स माय डिसीजन। गई तो वो डर गए, बोले ऐसा कैसे लिखना चाहिए। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉलिटिक्स इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। अगर मैं मंत्री होने के साथ अगर गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं दे सकता तो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। वो आज रास्ते पूरे हुए, वहाँ स्वाधीनता मिली, वहाँ बिजली, ऐसी तो हालत थी कि एक केवल बिजली का आंकड़ा ऊपर करना था, वही इन्वायरमेंट एक्ट ने उसको स्टॉप किया था। मैंने बोला कहा बताओ मेरे हाथ से कार्यक्रम करो, मैं कहा लगाना है मैं करा देता हूँ। ये जो संवेदनशीलता थी, ये जो लोकाभिमुख थी, कि जिसको हम लोग अक्सर कहते कि मनसा सततम स्मरणीयम वचसा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। आइदर इट इज पॉलिटिक्स और सोशल वर्क और इज इवन एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। और हम अगर रब का फेयर करने के लिए बैठे हैं तो किसी के जाने में फ़ायदा नहीं और किसी के आने में फ़ायदा नहीं। वी नीड टू डू समथिंग फॉर द पीपल, और यही संविधान का स्पिरिट है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि अपने पूरे जीवन में ये पासपोर्ट वाली आइडिया मुझे एक बार सुषमा जी ने आपके अनुपस्थिति में मुझे बताई थी। मैं बोल रहा था वो नागपुर में कार्यालय खोलो, इधर खोलो, अरे नागपुर क्या, बोले वर्धा में खोल देंगे, चंद्रपुर में। मैं बोला ये ऐसा कैसे होगा, अब तो नागपुर में खोलते खोलते मैं बोल रहा हूँ कि होगा कि नहीं। उन्होंने बोले ये ऐसी ही हमने पॉलिसी बनाई, तुम्हारा महाराष्ट्र के तो अधिकारी है बोले। तो उन्होंने बहुत तारीफ की और मुझे बताया कि ये हुआ। और आप छोटे छोटे गाँव में गया तो कानून इम्प्लीमेंट करते समय सामान्य व्यक्ति के हितों का विचार करते हुए, उसको ब्रेक न करते हुए निर्णय करना, ये जो सुसंस्कृत लोकाभिमुख संवेदनशीलता थी, उसका परिचय आपने इस किताब में भी दिया है।
अब मैं ज़्यादा कमेंट नहीं, आजकल मीडिया को आदत है मैं कुछ भी बोलूँ तो उल्टा लिखते हैं तो मैं ब्यूरोक्रेसी में कोई भी कमेंट्स करूँ तो कहीं ना कहीं कहाँ का जोड़ देते हैं और दिन भर चलाते हैं। एवरी शुड लॉयल टू हिज प्रोफेशन। मैंने जो कहा उसके ऊपर मैं कायम रहूँगा। पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में कभी कभी टाइम इज़ द बिगेस्ट कैपिटल। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जो मुनि जी की क्षमा मांगकर और जितने प्रतिनिधि क्षमा मांग के बताता हूँ कि जिन लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है वो जीवन भर टाइम नाम के विषय का महत्व कभी नहीं समझते। मैं बिजनेस मैनेजमेंट में फाइनेंस हूँ, पढ़ा हूँ और बहुत कर्जा ले चुकर धंधा पानी कर चुका हूँ। तुमने एक एक फाइल पर 15-15 दिन लेट करने से कितना चूना लग जाता है इसका व्यक्तिगत जीवन में भी अनुभव लेता हूँ और बाकी कॉन्ट्रैक्टर को बर्बाद होते हुए मैंने देखा है। ओनली द प्रॉब्लम इज नॉट टेकिंग डिसीजन इज द बेस्ट डिसीजन। आपको जो लगता है वो लो ना, रिजेक्ट करना रिजेक्ट करो, पास करना पास करो। अभी प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया कि कोई भी फाइल 4 लेयर के ऊपर नहीं जाएगी। मैंने नोट बनाकर सेक्रेटरी को दिया 4 लेयर पर दो, कितने लेयर हैं, जो करना है वो निर्णय करो। प्रॉब्लम टाइम इज द बिग प्रॉब्लम और टाइम के कारण फिर लोगों को तकलीफ होती है। आपके डिसीजन क्या होता है इससे नहीं होती। और इसलिए इसका जब महत्व होता है जब अधिकारी संवेदनशील हो, दूसरों के व्यक्ति के भी पास जाकर उसके सुख दुख को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैं जब मंत्री बना तो करीब 406 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के स्टॉल प्रोजेक्ट थे, बंद पड़े थे और बैंकों में 3 लाख करोड़ का एनपी हुआ था। मैं हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर ट्रांसपोर्ट वन में रोज रात को 12-12 बजे तक बैठता था। अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स और कुछ ना कुछ मुझे अक्सर लगता था कि पॉजिटिव एटीट्यूड, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन फ्री सिस्टम और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होनी चाहिए। वी हैव टू फाइंड आउट द वे आउट, सोल्यूशन निकालना चाहिए विदाउट ब्रेकिंग द लॉ। तो मैं बहुत बार बैठता था, मतलब बैंक को बोलता तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, तुम्हारा इसमें फ़ायदा है, ये ऐसे रोक के क्यों कर, लोगों को भी तकलीफ हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मुझे गालियाँ देते हैं। एक बार मैंने एक अधिकारी को कहा कि तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिखते रोड पर, गड्ढे भाई इतने। तो मैंने नियम बनाया कि रोड पर सब डिप्टी इंजीनियर सबका नाम लिखो कि ये रोड में गड्ढे है, तो मैं मेरा ही पुतला क्यों फूके, लोग आपका भी फूके अगर आप लोग जब मेरे लिए करेंगे तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है ना। मैं मजाक में उनको कहा कि आपका भी कल लोग आपको भी पूछेंगे, नहीं तो तुरंत कुछ हुआ तो लोग बोलते कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। तो शरद जोशी करके हास्य व्यंग्य के कवि थे, मेरे बहुत फेवरेट कवि थे और आज भी मुझे कभी समय मिलता है तो मैं उनकी कविताएं सुनता हूँ। भोपाल के थे और आपकी जो कविता है वो शरद जोशी जी की कविता को याद करने वाली बात है। बहुत अच्छा व्यंग्य करते थे। उनकी एक पोस्ट ऑफिस करके कविता है, एक उनकी कांग्रेस करके कविता है। पोस्ट ऑफिस कविता बहुत अच्छी थी। वो बोलते अगर अंग्रेज पोस्ट ऑफिस नहीं खोलते, अगर हम खोलते तो क्या होता। तो बोलते पहले एक व्यक्ति पोस्ट ऑफिस आता, आने के बाद काउंटर पे जाता, बोलता मुझे चिट्ठी लिखना है। तो उससे सवाल पूछता क्यों लिखना है, आवश्यक है क्या, क्या कारण है, बहुत इमरजेंसी है क्या। फिर बड़े मुश्किल से वो परमिशन देकर एक चालान देता हाथ में। मैं चालान भरता, चालान भरने के बाद मैं ट्रेजरर के पास, कैशियर के पास जाता, उसको चालान जमा करता। चालान जमा करने का बाद क्या है, क्यों चिट्ठी लिख रहे हो, अरे भाई चालान दिया। चालान देने के बाद वो मुझे पोस्ट कार्ड देता, मैं घर आता, चिट्ठी लिखता। और जब मैं पोस्ट ऑफिस के सामने लाल डिब्बे के सामने जाता तो एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा रहता, ए क्या कर रहा है, नहीं चिट्ठी डाल रहा हूँ, चल चाय पानी के पैसे ला तो बोले मैं चिट्ठी डालता। डालने के बाद चिट्ठी के बाद उसका जवाब आता, चिट्ठी वर्णन तो बहुत बड़ा है, और चिट्ठी आता, जवाब आता है तो मुझे पता चलता है कि पोस्ट ऑफिस में जवाब आया है। तो मैं जाता, तो वो बोलता अच्छा जवाब आया है, पर तुम शरद जोशी हो, इसका मतलब क्या है, तुम ही हो या क्या और कोई हो, जाओ पहले एफिडेविट करके लाओ कि मैं शरद जोशी हूँ और कोई नहीं हूँ, तब चिट्ठी तुमको मिलेगी। स्पाइस न्यूज भारत, हर खबर आप तक।